The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज हम बात करेंगे उन नेताओं की जो दिन भर रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर एक ट्वीट कर हमको और आपको यानी जनता को ज्ञान देते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कमी पर केंद्र के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच हो रही खींचातानी पर भी बात करेंगे उन युवाओं की जो अपनी परीक्षाएं रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। दिन का वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो शब्दों पर बात करना चाहता हूं। ये दो शब्द हैं जागरूकता और जवाबदेही। हम मीडिया के लोग, जी आप हमें अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के तहत, लेकिन लल्लन टॉप इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा है। क्या हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से है? क्या हमारी लड़ाई किसी सरकार से है? नहीं, हमारी लड़ाई एक बेहतर भारत के लिए है और बेहतर भारत के लिए ज़रूरी है कि राज्य में, केंद्र में जो भी सत्ता में बैठे हैं उनसे जवाब मांगे जाएं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द प्रशासनिक और सरकारी लापरवाहियों के नमूने लगातार दिख रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पर जाइए, आपको वीडियो नज़र आएंगे, आपको लोगों की चीख पुकार और कातरता वाले ट्वीट नज़र आएंगे। कोई ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे भर्ती करा दो, कोई प्लाज्मा मांग रहा है, कोई रेमडेसिवियर मांग रहा है, कोई लॉकडाउन के अंदेशे के चलते सारे नियम कानूनों को किनारे रखकर घर जा रहा है। ये सारे नज़ारे हैं। क्या इसको रोका जा सकता था? क्या हम कोरोना की सेकेंड वेव के लिए बेहतर तैयार हो सकते थे? इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कितनी जिम्मेदार हैं, हम पूछेंगे। ये हमारी जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया के तहत आता है। और जागरूकता, क्योंकि इस महामारी से लड़ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। यदि किसी में भी लक्षण दिखे तो क्या हम टेस्ट करवा रहे हैं? क्या हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? क्या हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आपके घर में कोई बीमार है लेकिन हम टेस्ट को लेकर या इलाज को लेकर टालमटोल कर रहे हैं, या व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर इलाज कर रहे हैं, या दवाएं होल्ड कर रहे हैं। इसलिए जागरूकता भी ज़रूरी है। लल्लन टॉप की 3 टीमें चुनाव की यात्रा पर थीं, लेकिन जब देश में कोविड को चलते स्थिति खराब हुई तो हमने अपनी चुनावी यात्रा रोक दी और अब वो तीनों टीमें ज़मीन पर हैं कोविड की कवरेज के लिए। ये टीमें उन सभी शहरों में पहुंचेंगी जहां पर स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हैं। हो सकता है कि कई शहर और गाँव ऐसे हों जहाँ पर हम अपने सीमित संसाधनों के चलते ना पहुँच पाएँ, लेकिन आप हम तक पहुँच सकते हैं। लल्लन टॉप ने एक ईमेल शुरू किया है। ये ईमेल है कोविड केयर, covidcare@lallantop.com। अगर आप हमारी ईमेल पर, हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो वहाँ पर भी आपको ये ईमेल नज़र आएगा, covidcare@lallantop.com। आपके जो भी अनुभव हैं, आपकी नहीं सुनी जा रही है या आप लोगों की सुनी जाए इसके लिए काम कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं या मदद मांग रहे हैं, आप हम तक पहुंचिए। हम आपकी आवाज़ बनने की भरसक कोशिश करेंगे। लल्लन टॉप अगले कई हफ्तों तक, जब तक स्थितियां वापस सामान्य नहीं हो जाती, सारे हेल्पलाइन नंबर की तस्दीक करेगा। क्या वो फर्जी हैं, सही हैं, क्या उन पर रिस्पॉन्स मिल रहा है? दवाइयों के लिए जो अलग अलग नंबर सर्कुलेट हो रहे हैं उनकी बात करेगा। देश के, दुनिया के जो लल्लन टॉप परिवार से जुड़े अलग अलग विशेषज्ञ हैं उनसे बात करेगा, ताकि आप अपने घर में रहकर या काम पर जा रहे हैं तो वहाँ जाते हुए भी इस बीमारी, इस महामारी से लड़ सकें। इसलिए हमारी ये अपील सिर्फ हमारे सामान्य दर्शकों से ही नहीं है, जो अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञ हैं, ख़ास तौर पर मेडिकल फील्ड के विशेषज्ञ जो वायरोलॉजी से रिलेटेड हैं, जनरल हेल्थ से रिलेटेड हैं, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हैं, या जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो लोगों की मानसिक दुश्चिंताओं को दूर करने में हमारी मदद कर सकते हैं, करियर काउंसलर हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं। लल्लन टॉप का ये मंच आपके लिए है। यदि आपको लगता है कि आपके पास कहने के लिए कोई महत्वपूर्ण बात है और आपके ज्ञान से लल्लन टॉप के दर्शक, इस देश की, राज्यों की सरकारें लाभान्वित हो सकती हैं, तो प्लीज़ रीच आउट टू अस, क्योंकि हम सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ना है। याद रखिए 2 शब्द, जवाबदेही और जागरूकता। अब बढ़ते हैं शो में
अपने सामान्य क्रम की तरफ सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। ये वीडियो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल का है। पीजीआई के कोविड-19 अस्पताल में बाकायदा फीता काटकर तालियां बजाकर ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया। इससे पहले कि आप यूपी सरकार की तत्परता को सलाम करें, 3 दिन में ही ऑक्सीजन प्लांट बनाकर तैयार कर दी गई। ये कहानी सुन लें। दरअसल ये प्लांट पीजीआई अस्पताल में कई सालों से बनकर तैयार था, पर चालू नहीं हुआ था। बीते दिनों जब लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर का अकाल पड़ा और लोग ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगे, तब जिम्मेदारों को याद आया कि एक ऑक्सीजन प्लांट तो यहाँ भी बनकर पड़ा है, इसे भी काम में लाया जा सकता है। हमारी और आपकी सरकारें हमारी और आपकी ज़रूरतों के लिए कितना तत्पर हैं, ये उसका एक उदाहरण है। ये दिन का वीडियो था, अब सुर्खियां सुन लेते हैं। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के कोविड प्रभावित 5 शहरों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश दिया। ये आदेश आज से लागू होगा। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने कहा कि इससे पहले कि महामारी इन बुरी तरह प्रभावित जिलों की पूरी आबादी को अपनी चपेट में ले, कुछ कठोर कदम उठाने आवश्यक हैं। लॉकडाउन का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि इसे लागू करना विशुद्ध रूप से सरकार का नीतिगत मामला था, लेकिन चूंकि यूपी सरकार द्वारा अब तक ऐसी कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई, इसलिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अगर जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती और दवा के अभाव में लोग मरते हैं, तो इसका मतलब है कि समुचित विकास नहीं हुआ। शासन के मामलों के शीर्ष पर बैठे लोगों को वर्तमान अराजक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ सरकार पर कोर्ट की इन सख्त टिप्पणियों के बावजूद यूपी सरकार अभी भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। सरकार के सूचना सचिव नवनीत सहगल ने बयान जारी कर कहा कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्त भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मीटिंग के बाद ये फैसला लिया। दूसरी सुर्खी एक चिट्ठी ने बनाई, जवाबी चिट्ठी ने। दरअसल पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री से मांग की थी कि 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए। साथ ही उन्होंने देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और डिमांड पूरी करने के लिए विदेशी वैक्सीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की समय सीमा के बारे में भी सरकार को सुझाव दिए थे। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जवाब दिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए लिखा, ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने आपकी चिट्ठी तैयार की, उन्होंने आपको पूरी जानकारी नहीं दी। कोरोना वैक्सीन के आयात को मंजूरी देने की जो मांग आपने 18 अप्रैल को की, सरकार उसकी इजाज़त 11 अप्रैल को दे चुकी है। इसके साथ ही वैक्सीन निर्माण में धन और अन्य रियायतों से संबंधित निर्णय भी पहले ही कर लिए गए हैं। सरकार वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई वैक्सीन निर्माताओं को फंडिंग भी कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी जवाबी चिट्ठी में यह भी कहा कि आपने यानी मनमोहन सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चिंता जताई, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी में टॉप लेवल पर बैठे लोग ऐसा नहीं मानते। अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ना हमारे वैज्ञानिकों और ना ही दवा कंपनियों की तारीफ की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सुझावों को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें किसी भी किस्म की दलगत राजनीति की बात नहीं है। एक पूर्व राजनयिक के नाते, पूर्व प्रशासक के नाते उन्होंने कुछ सुझाव दिए कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने अब तक क्या ऑर्डर दिए हैं कंपनियों को, भविष्य की क्या डिमांड है, इनको पब्लिक किया जाए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पूर्व प्रधानमंत्री के सुझावों का राजनीतिक जवाब दिया और कांग्रेस को लपेटे में लिया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर दोनों पक्षों की तरफ से तीखी बहस हो रही है। आपकी भी क्या राय है, जरूर बताइए। तीसरी सुर्खी बनाई रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने। कोरोना प्रभावित राज्यों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। इसको पूरा करने के लिए रेलवे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि LMO और ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रांसपोर्ट की तैयारी कर रहा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों की तेज आवाजाही के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है।
ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन का तकनीकी परीक्षण पूरा होने के बाद खाली टैंकरों को महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों से विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो जैसी जगहों पर भेजा जाएगा, जहां पर अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। यहां इन टैंकरों में एलएमओ की लोडिंग की जाएगी और फिर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन में लगे इन टैंकरों को उनके गंतव्य की तरफ रवाना किया जाएगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार ने रेलवे से संपर्क कर एलएमओ टैंकरों को ट्रांसपोर्ट कराने की मांग की थी। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। कोरोना महामारी से मचे हाहाकार के बीच भी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा को लेकर खींचातानी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जमकर जबानी जंग भी छिड़ी है। शुरुआत हुई महाराष्ट्र से, जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि 16 अप्रैल को उन्होंने प्रधानमंत्री से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन बताया गया कि प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं, बात नहीं हो पाई। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भी कहा था कि अप्रैल के अंत तक महाराष्ट्र को हर रोज 2000 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। अभी करीब 1200 टन ऑक्सीजन की खपत हो रही है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेड और ऑक्सीजन के लिए, तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। इसके बाद केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 12 राज्यों के साथ मीटिंग के बाद केंद्र ने राज्यों की जरूरत के हिसाब से मैपिंग की है। अलग अलग राज्यों को 6177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। 9 कोर सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सारी इंडस्ट्रियल सप्लाई फिलहाल इधर डाइवर्ट की जा रही है। ऑक्सीजन की कमी पर महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए गोयल ने कहा कि महाराष्ट्र की समस्या ऑक्सीजन की नहीं, बल्कि अयोग्य और भ्रष्ट सरकार है जो वहां पर राज कर रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि किसी भी अन्य राज्य की तुलना में महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। बिना भेदभाव के देश के हर राज्य की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से मैपिंग की जाती है और अलग अलग प्रदेश को जो जरूरत है मेडिकल ऑक्सीजन की, तो किस प्लांट से आएगा, किस जगह से किधर ट्रांसपोर्ट होगा, इसको पहले देश भर के मैप पे राज्य स्तर पे की जाती है और फिर राज्यों को कहा जाता है कि उसको जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैपिंग करके ऑक्सीजन को उपलब्ध कराया जाए पर्याप्त मात्रा। मंत्री जी ये भी बोले कि जब राज्य सरकारों को मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड कंट्रोल में रखने की जरूरत है, तब बयानबाजी हो रही है। डिमांड साइड का मैनेजमेंट जरूरी है, जैसे सप्लाई साइड का मैनेजमेंट। कोरोना के संकट को थामना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, उन्हें इसका पालन करना चाहिए। गोयल के इस बयान पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कड़ी आपत्ति जताई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड महामारी के मुश्किल समय में श्री पीयूष गोयल के संवेदनहीन बयान की मैं निंदा करता हूं। राज्य सरकारें अपने अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई ले रही हैं। ये ऑक्सीजन किसी राज्य सरकार के निजी उपयोग में नहीं आ रही है। उधर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दलों के मुख्यमंत्रियों ने कई बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आवश्यक सामानों की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे है। कई राज्यों में वैक्सीन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर नहीं है। वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रीट किया जा रहा है। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आया। कहा कि हमने तो राज्य सरकारों को पूरी छूट दे रखी है। एक न्यूज चैनल टाइम्स नाउ से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि कोरोना के मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। विगत 3 महीनों से हमने कोरोना संबंधित सभी प्रतिबंध लगाने के अधिकार राज्यों को दिए, क्योंकि आज हर राज्य की स्थिति एक सी नहीं है। पहली बार लॉकडाउन आया तो कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर था। अब हर एक राज्य ने कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इसलिए कोरोना से लड़ने के लिए हर राज्य को अपने यहाँ की स्थिति के हिसाब से खुद निर्णय लेना होगा और केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करेगा। रेमडेसिविर की किल्लत पर अमित शाह ने कहा कि इसका प्रोडक्शन अभी भी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। हमने एहतियातन एक्सपोर्ट को बैन किया है, लेकिन जब आपाधापी होती है तो लोग पैनिक बाइंग करते हैं, जिससे शॉर्टेज आती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि अगर डॉक्टर ने आपको कहा है तभी इस इंजेक्शन को लें। इसी इंटरव्यू में जब कुंभ पर चर्चा हुई तो अमित शाह ने आंकड़ों का हवाला दिया और कहा भी कुंभ के लिए नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं संतों से अपील की और संतों ने उनकी अपील को स्वीकार किया और 13 में से 12 अखाड़ों ने कुंभ का विसर्जन किया। संतों ने जनता को भी कुंभ में न आने की अपील की और उत्तराखंड में आंकड़ा 2000 के नीचे है। एक सिर्फ भेड़चाल में चलकर चीजों को महामारी के वक्त प्रचारित करना ठीक नहीं है। कोरोना के आंकड़े आज उन्हीं राज्यों में ज्यादा हैं
जहां विदेश से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब आपके राज्य में इस तरह के आंकड़े आपको बढ़ते नजर आए तो माननीय गृह मंत्री के इन बयानों को याद करिए। देखिए कहीं आपके आसपास विदेश से लोग तो ज़्यादा नहीं आ रहे। देखिए कहीं आपके आसपास लोग रेमडेसिवियर को लेकर फालतू की किल्लत तो नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि केंद्र सरकार के हिसाब से सब चंगा सी। बढ़ते हैं अब खबर के दूसरे पहलू की तरफ। हमने महामारी पर हो रही राजनीति पर बात की, अब बात करेंगे एसएससी की परीक्षा की। जी, सियासत चल रही है, महामारी चल रही है, वहीं युवाओं के जीवन से करियर के बहाने खिलवाड़ भी चल रहा है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 10वीं और 12वीं के एग्जाम को लेकर फैसला ले रही हैं, इन्हें पोस्टपोन कर रही है या कैंसिल कर रही हैं, दूसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षा के स्टूडेंट्स पर किसी भी तरह की नरमी देखने को नहीं मिली है। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 12 अप्रैल से शुरू हो चुका है, 27 अप्रैल तक चलेगा। सोशल मीडिया पर स्टूडेंट एग्जाम शुरू होने से पहले ही मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। कई ऐसे केस सामने आए हैं जब स्टूडेंट एग्जाम देकर आने के बाद बीमार पड़ गए। अब एसएससी स्टूडेंट्स ने इस मुहिम को सोशल मीडिया पर और तेज कर दिया है। एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाता है। ये 3 प्रमुख एग्जाम करवाता है, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। सीएचएसएल का एग्जाम 12 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021 तक के लिए शेड्यूल है। कोरोना महामारी, लॉकडाउन, कर्फ्यू, इन सब के बीच इस एग्जाम में हिस्सा लेने वाले छात्रों के सामने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने, रुकने और खाने पीने की समस्या तो है ही, साथ में खुद को कोरोना से बचाए रखना भी बड़ी चुनौती है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम देने गए और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए। कानपुर की रहने वाली प्रियंका ने लल्लन टॉप को बताया कि 12 अप्रैल को एग्जाम देने के बाद मुझे काफ़ी दिक्कतें आने लगी, बुखार जुकाम जैसे लक्षण आए। मेरे कोरोना टेस्ट अभी पेंडिंग है। पिताजी मुझे एग्जाम दिलाने के लिए सेंटर पर गए, उनकी भी तबीयत खराब है। एग्जाम सेंटर में इस बार टेम्परेचर भी नहीं लिया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नियम कायदा नहीं था। सेंटर के बाहर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्जाम दिलाने आए थे वो भी साथ खड़े थे। ऐसे में कानून यानी नियम कायदे कैसे ही फॉलो होते। ऐसे भी छात्र हैं जिनको एग्जाम देने जाना है और वो या उनके परिवार के लोग संक्रमित हैं। मंदसौर के यशवर्धन का सेंटर 200 किलोमीटर दूर इंदौर में है। यशवर्धन का एग्जाम 26 तारीख को है, लेकिन वो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव है। यशवर्धन से मेरी एसएससी की परीक्षा 26 तारीख को है, ये आप देख सकते हैं इसमें 26 तारीख को, और मैं 9 तारीख को कोरोना से संक्रमित हो गया। 17 दिन का लॉकडाउन आपको यहाँ की गाइडलाइन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा और 26 तारीख को मेरा लॉकडाउन खत्म होगा, तो उसके कारणवश मैं अपनी परीक्षा नहीं दे पाऊँगा। यहाँ पर मेरे अलावा मेरे पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हो गया और मेरे पापा को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा है। अभी हम उनकी देखभाल कर रहे हैं। हमने 2 साल से तैयारी की है एसएससी की, और आखिरी समय में ये ऐसी विगत स्थिति आने के कारण अब मैं मेरी परीक्षा भी नहीं दे पाऊंगा। और मेरे मॉक में भी बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि 26 तारीख को मेरी परीक्षा और 4 दिन पहले 22 तारीख को एसएससी एडमिट कार्ड रिलीज करती है। यहाँ प्रिंट आउट की भी बहुत समस्या है, प्रिंट आउट भी अपन कहीं नहीं करा पा रहे हैं। हम जाएंगे कैसे, 200 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर आया है और परीक्षा हम कैसे देंगे। इसलिए मेरा एसएससी से यही अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से परीक्षा को स्थगित करें, या फिर जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए एक और अलग डेट निकालें। दिल्ली के रहने वाले सौरभ कुमार का सेंटर नोएडा के सेक्टर 62 में पड़ा। वो 16 अप्रैल को एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिन हल्के से लक्षण लगे तो उन्होंने अपने डॉक्टर दोस्त से इस बारे में राय ली। उन्होंने कहा कि कोरोना जांच कराइए। हमने जब सोमवार की दोपहर सौरभ कुमार को फोन किया तो वो कोरोना टेस्ट कराने के लिए सुबह से लाइन में लगे थे। उन्होंने बताया कि 16 तारीख को एग्जाम को टलवाने के लिए मैंने सैकड़ों बार एसएससी के लैंडलाइन नंबरों पर फोन किए, कई मेल लिखे, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं एग्जाम दे आया हूं, अब देखता हूं कि कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हो गया। इसके लिए कोरोना टेस्ट कराने आया हूं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बीमार होने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए। अच्छा होता कि एग्जाम की तारीख आगे बढ़ा दी जाती। कोरोना के खतरे को देखते हुए छात्रों ने ट्विटर पर एसएससी सीएचएसएल पोस्टपोन और पोस्टपोन एसएससी सीएचएसएल ऐसे हैशटैग के साथ मुहिम चलाई है। उन्होंने ट्वीट में कमीशन के अधिकारियों को भी टैग किया है, उनसे परीक्षा को टालने की मांग की है, लेकिन ना तो एसएससी और ना ही नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से अब तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। आपने खबरों से जुड़े अपडेट सुने। लल्लन टॉप शो में एक सेगमेंट होता था आसान भाषा में। आज की तारीख में बहुत सारी जटिल बातें हमारे सामने आ रही हैं, इसलिए हम इस सेगमेंट को शो में फिर से शुरू कर रहे हैं। आसान भाषा में आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के भारत में पाए जाने वाले डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की।
बताते चलें कि वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने देश में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के पीछे इसी डबल म्यूटेंट का रोल सबसे ज्यादा बताया है। इसकी भूमिका कितनी प्रभावी है, ये कितना असरकारक है, इस पर अभी जांच चल रही है। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या है कोरोना का ये डबल म्यूटेंट। वैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक से हुए कुछ बदलाव। म्यूटेशन से ही नई प्रजातियां और नए प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। जैव विकास में म्यूटेशन एक जरूरी प्रक्रिया मानी जाती है। अब कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 के संदर्भ में बात करें तो जिस डबल म्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें एक के बाद एक 2 म्यूटेशन हुए, इसलिए डबल म्यूटेशन। पहले म्यूटेशन को कहा गया E484Q और दूसरे को कहा गया L452R। इन 2 म्यूटेशन के बाद इस डबल म्यूटेंट वायरस ने जन्म लिया, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया B.1.617। कितना खतरनाक है ये म्यूटेंट? अगला सवाल, इसे इस बात से समझिए कि भारत में पाया जा रहा स्ट्रेन दूसरे देशों में मिले पहले से ज्यादा संक्रामक कोरोना स्ट्रेनों का मिला जुला रूप है। भारत में पाए जा रहे डबल म्यूटेंट का जो E484Q वाला म्यूटेशन है वो यूके में मिले B.1.1.7 स्ट्रेन और अफ्रीका में मिले B.1.351 स्ट्रेन की तरह है, और जो दूसरा L452R म्यूटेशन है वो अमेरिका में मिले B.1.427 स्ट्रेन की तरह है। ये सारे स्ट्रेन पहले वाले कोरोना वायरस से ज़्यादा संक्रामक थे। अब इन सबको मिला दीजिए, अफ्रीका वाला, अमेरिका वाला और यूके वाला, और इससे तैयार होता है भारत का डबल म्यूटेंट, यानी संक्रमण फैलाने की क्षमता पहले से दोगुनी। अब सवाल उठता है कि क्या डबल म्यूटेंट और कोरोना के बढ़ते केसों में कोई संबंध है? आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं। खबरें बताती हैं कि केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में दावा किया कि महाराष्ट्र के 20% मामलों में डबल म्यूटेंट पाया गया। अप्रैल में डबल म्यूटेंट की हिस्सेदारी बढ़कर 61% हो गई। दैनिक भास्कर अखबार से बातचीत में मुंबई के पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर खार फैसिलिटी के क्रिटिकल केयर हेड डॉक्टर भरेश टेडिया का कहना था कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक है, इसमें इम्यूनिटी से बच निकलने की क्षमता है। हो सकता है कि इसी वजह से ये ज़्यादा गंभीर रोगियों, वैक्सीनेटेड लोगों में भी इन्फेक्शन और री इन्फेक्शन का कारण बन रहा है। ये युवाओं को भी बीमार कर रहा है, जिसकी वजह से तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि केस में बढ़ोतरी और डबल म्यूटेंट में सीधा संबंध बनाने के लिए अभी और शोध की और आंकड़ों की ज़रूरत है। सुनिए कि लल्लन टॉप से बातचीत में वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कंग ने इस विषय पर क्या कहा। इसकी लेबोरेटरी की स्टडीज की हुई है, दूसरे देशों में स्टडीज की हुई है, और ये वेरिएंट ज्यादा इन्फेक्शियस है। It's 50 to 70% more infectious than the old virus. तो ये यूके वेरिएंट इन्फेक्शियस है। ये दूसरा जो डबल म्यूटेंट कहते हैं जिसमें बहुत सारी म्यूटेशंस है, 15 म्यूटेशंस है, पर डबल म्यूटेंट इसलिए कहते हैं कि 2 म्यूटेशंस इम्यून एस्केप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इसे हम B.1.617 कहते हैं अब, और ये अब बन गया है वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो यूके वेरिएंट है उसे हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसकी म्यूटेशंस के कोई नतीजे हैं। अभी वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, हमें ये पता नहीं है कि क्या होगा, पर लग रहा है कि इस वेरिएंट में इम्यून एस्केप की संभावना है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना वायरस का ये नया स्वरूप हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को धता बता रहा है क्या? पहले से जो संक्रमित हो चुके हैं उनमें फिर से संक्रमण देखने को क्यों मिल रहा है? हमने बात की वायरोलॉजिस्ट दिलीप कुमार से। इस वेरिएशंस की वजह से इसका बाइंडिंग हमारे सेल्स के साथ फास्ट हो रहा होगा, या ये हो सकता है हमारे को इम्यून सिस्टम जो पुराना इम्यूनिटी थोड़ा आया उसको ओवरटेक कर ले रहा होगा। जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई है वो उसके साथ उतनी इफेक्टिवली बाइंड नहीं कर पाती होंगी। And the reason younger people were not infected previously, because younger people
लोग का जो इम्यून सिस्टम था वो पुराने स्ट्रेन के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव था, इसीलिए हमें उनके नॉन सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक केसेस यंगर पीपल में थे पिछले वाले में। इस बार दैट इज वेरी ट्रू कि बहुत सारे यंगर पॉपुलेशन बिलो 35 नो और जिनका कोई कोमोर्बिडिटी, कोई मतलब कोई अदर उनके साथ वो नहीं है डिसीज इन्वॉल्व, उन लोगों में भी ये इन्फेक्शन देखा जा रहा है, उनके अंदर भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो हैविंग दिस रेस्पिरेटरी इश्यूज। तो ये एक वेरी क्लियर इंडिकेटिव है कि देयर इज समथिंग, कुछ हुआ है उस वायरस में जो म्यूटेशंस जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है ज्यादा इन्फेक्टिव। अब ये वही डबल म्यूटेंट है या फिर ये कोई और वेरिएंट है, ये इसके लिए हमें बहुत सारा सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा, उस डेटा को फिर एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि किस जगह पे हमें क्या चेंजेस दिखे हैं पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन में, एंड देन यू कैन टेल कि ओके दिस म्यूटेशन इज कॉजिंग दिस। यानी सब कुछ आंकड़ों पर टिका है, जीनोम सीक्वेंसिंग पर, यानी वो जांच जिससे वायरस की पूरी संरचना हमारे सामने आती है। तो क्या हम इस रोग की जड़ तक पहुंचने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या देश में जीनोम सीक्वेंसिंग सही तरीके से हो रही है? हमने ये सवाल डॉक्टर गगनदीप कंग से पूछा। तो जो म्यूटेशंस हैं वो उस जगह पे हैं जहाँ पे इम्यून एस्केप हो सकती है, पर ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा और वो कंफर्मेशन लेबोरेटरी में ही किया जा सकता है। ओके। और जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब मैं इस बात को मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं पीएचडी और रिसर्च वगैरह से ड्रॉप आउट करके जर्नलिज्म में आया। तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक लंबा चैप्टर है, आरटीपीसीआर से भी लंबा चैप्टर किंचित कई अर्थों में है। और जीनोम सीक्वेंसिंग इतने बड़े डेटा का करना जाहिर सी बात है हमारी लैब्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर आपके पास रोज 2.25 लाख पॉजिटिव सैंपल्स आ रहे हैं और सबके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाएं, तो मेरे ख्याल से इतना रोबस्ट स्ट्रक्चर अभी जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी नहीं है कि हम वेरिएंट्स और वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और वेरिएंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, इन चीजों को और ज्यादा साफ तरीके से रख पाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? दिसंबर में ये सही था, पर अब सरकार ने एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया है। ये 10 लेबोरेटरी, सरकारी लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे उन्हें कहा गया है कि जितने आइसोलेट्स होते हैं, जितने टेस्ट पॉजिटिव्स होते हैं हर स्टेट में, उसमें से 5% सीक्वेंसिंग करनी चाहिए। अब बड़ा सवाल, क्या नए स्ट्रेन पर कोरोना की वैक्सीन का प्रभाव पड़ेगा या वैक्सीन निष्प्रभावी है? जवाब है कि हाँ, वैक्सीन का प्रभाव पड़ेगा। वैक्सीन के निर्माताओं से लेकर वैज्ञानिकों तक सभी का ये मानना है कि ये वैक्सीन वायरस के लगभग हर एक स्ट्रेन पर काम करेगी, क्योंकि वैक्सीन कोरोना वायरस के निष्क्रिय स्वरूप की मदद से बनाई जाती है। ऐसे में जब वैक्सीन शरीर में जाएगी तो वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकसित होना लाजमी है। और इसीलिए कई मेडिकल एक्सपर्ट्स, कई डॉक्टर्स जो वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, उन्होंने भी बार बार यही कहा है लल्लन टॉप से बातचीत में कि चूंकि हमें वैक्सीन लगी है इसलिए हम इस बीमारी से पॉजिटिव होने के बावजूद बेहतर ढंग से जूझ पा रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपनी तमाम तर्कों को, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर आई तमाम कंस्पिरेसी थ्योरीज को, तमाम ज्ञान को किनारे रख दीजिए और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। ये वैक्सीन आप अपने लिए लगवाइए, अपने परिवार के लिए लगवाइए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपके परिवार के लोग निश्चिंत रहेंगे। अब बढ़ते हैं चुनाव की तरफ। जी, लल्लन टॉप तो चुनावी फील्ड से लौट आया, लेकिन राजनीति के जियाले अभी भी खम ठोके पड़े हैं और चुनाव प्रचार की बातचीत भी कर रहे हैं। और इनमें से ही कई नेता कोविड को लेकर सुरक्षा और सावधानी की बातचीत भी कर रहे हैं। डिक्शनरी में एक शब्द है हिपोक्रेसी, उस शब्द का अर्थ पढ़िएगा, शायद आपको उसके कुछ ताज़ा तरीन उदाहरण मिल जाएं। हिंदी में इसका मोटा माटी अर्थ होता है आडंबर। साल 2020 में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा, उस समय कई मौकों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देने आते थे। एक दृश्य याद दिलाता हूं आपको, कैमरा रोल होता था, नरेंद्र मोदी अपने चेहरे से बतौर मास्क पहना हुआ गमछा नीचे करते थे, संबोधन शुरू करते थे। और ऐसे ही एक संबोधन में नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कैमरे पर एक कार्ड दिखाया था। इस कार्ड में कोरोना संज्ञा का एक हिदायती फुल फॉर्म लिखा था। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले।
नरेंद्र मोदी हिदायत दे रहे थे, कह रहे थे कि संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए लोगों का घरों में रहना जरूरी है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री और उनकी ही सरकार के कई मंत्री इस बात को मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में अपनी रैलियां और रोड शो, इसकी तस्वीरें लगातार पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो भी साझा कर रहे हैं। 17 अप्रैल की अपनी रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने पहली बार अपनी किसी सभा में इतनी भीड़ देखी। पहले जब अपने लिए वोट मांगने आया था तब इसकी 1/4 भीड़ थी। तो क्या सिर्फ लापरवाही का ठीकरा हमारे देश की केंद्र सरकार के रहनुमाओं पर ही फूटे? बाकी भी गुनहगार हैं। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग से फरियाद कर रही थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी। कोविड का हवाला दे रही थी, वैक्सीन की किल्लत का आरोप भी लगा रही थी, लेकिन उनके तमाम पॉलिटिकल स्टंट एक जगह, लेकिन रैली और रोड शो एक जगह। ममता बनर्जी ने 18 अप्रैल को कोलकाता में रोड शो आयोजित किया। इसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दर्शक खुद फैसला करें। इन सब के बीच कांग्रेस के नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी ऐलान करते हैं। 18 अप्रैल को ट्वीट करते हैं कि कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय किया। गांधी ने यह भी लिखा कि राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता और देश को कितना खतरा है। लेकिन क्या राहुल गांधी ने ऐसा ऐलान करते समय अपनी ही पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का ट्विटर अकाउंट खोलकर देखा, उनसे बात की? यही पूछ लिया जाए कि क्या राहुल गांधी की बात उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं पर लागू होती है, क्योंकि जिस समय वो ये ऐलान कर रहे थे उसी समय अधीर रंजन चौधरी मालदा में मास्क ठुड्डी तक खिसकाकर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ये आपके नेता हैं, अलग अलग दलों के नेता हैं। आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, आप इनमें से कुछ नेताओं के फैन हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप रहेंगे तभी तक ये फैनहुड काम करेगा। प्रधानमंत्री के ही शब्दों में कहूं तो जान है तो जहान है। ये सर्वशक्तिमान नेता हैं, इनके पास अपरंपार रिसोर्सेज हैं। ईश्वर न करे इनको कुछ हो, लेकिन हो गया तो इनके पास बेहतर मेडिकल फैसिलिटी हैं। हम और आप आम जनता हैं, हमारे घरों में कोई बीमार होगा तो हम सोशल मीडिया पर कातर होकर पुकार लगाएंगे, और हम में से तो कितने ऐसे हैं जिनकी ट्विटर पर पहुंच नहीं है, वो किसी को टैग नहीं कर पाएंगे, वो भीड़ बनकर रह जाएंगे, उनके अपने गुजर जाएंगे और आंकड़ों में सिर्फ एक नंबर बढ़ जाएगा। और आंकड़ों की तरफ सरकार का, राजनीतिक दलों का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का, प्रशासनों का क्या रवैया होता है हम और आप खूब जानते हैं। लेकिन हमारी और आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है। इसीलिए आज लल्लन टॉप शो के आखिरी में मैं आपको हिंदी के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता जिसका शीर्षक है देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। ये पंक्तियां सुनिए। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वो अंधा है, जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। ये कविता हमारे और आपके आक्रोश को प्रकट कर रही है। लेकिन मैंने आपसे शो की शुरुआत में कहा था, जवाबदेही और जागरूकता। हम सरकारों से जवाबदेही की उम्मीद करते हैं, उनसे लगातार सवाल पूछते रहेंगे, पर हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। हमारे घर में यदि किसी को भी शुरुआती लक्षण आते हैं, उनका टेस्ट करवाइए। अगर टेस्ट को लेकर आपको सरकारी एजेंसियों में हीला हवाली दिखती है, मीडिया को बताइए, लल्लन टॉप को बताइए। हम आपके मुद्दे को उठाएंगे, जरूरी लोगों से सवाल पूछेंगे। जिन लोगों में शुरुआती लक्षण दिखते हैं वो फौरन अपने को परिवार के बाकी जनों से अलग कर लें, सावधानी बरतें, मास्क लगाएं। यदि आप में कुछ फौरी लक्षण ऐसे हैं जो आपको चिंताजनक लग रहे हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि हो सकता है डॉक्टरों की सलाह ये हो कि आप घर पर आइसोलेशन में रहें, अभी आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि हम अपने बुखार और अपने ऑक्सीजन लेवल पर निगरानी रखें। ज़रूरत है कि हम घबराएं नहीं, एक दूसरे के मददगार बने। और मेरी आखिरी उम्मीद लल्लन टॉप के उन सारे जागरूक दर्शकों से है जो सिर्फ सरकारों के भरोसे नहीं रहते। अब आपकी जिम्मेदारी है। हम और आप सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं, व्हाट्सएप पर सक्रिय रहते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर। अपने आसपास के नौजवानों को वर्चुअली अपने साथ जोड़िए। पता करिए कि आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में किन चीज़ों की कमी है। किसी को राशन की कमी हो सकती है, किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत हो सकती है।
आप लोग अगर समूह बनाकर काम करेंगे, जो पहले से एग्जिस्टिंग गैर सरकारी संगठन है वो काम करेंगे, जो जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हैं वो अगर आपके साथ मिलकर काम करेंगे, तो हम इस मुसीबत से लड़ सकते हैं। जो लोग कोविड से स्वस्थ हो रहे हैं वो प्लाज्मा दें। जिन लोगों के पास ऑक्सीजन की उपलब्धता है या जानकारी है उपलब्धता की, वो लगातार इसे साझा करें। जिनके पास ज़रूरी दवाओं की सप्लाई है या उस सप्लाई को सुनिश्चित करवाने के तरीके हैं, वो लगातार सक्रिय रहें। हमारा आपका एक फ़ोन, हमारी आपकी सक्रियता अगर एक भी जान बचा सकती है तो ये परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हमेशा कहता हूँ, आज इसकी संजीदगी थोड़ी सी ज़्यादा है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि जब तक सांस लौट रही है हमारी ज़िंदगी हमारे अपनों की मुस्कान से चलती है, और अगर वो तकलीफ़ में होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सारी सियासत के सारे ऊट पटांग सत्य तभी ज़िंदा रहेंगे जब हम और हमारे अपने ज़िंदा रहेंगे। इसलिए जवाबदेही और जागरूकता को याद रखिए। और अगर आपको अपनी लड़ाई में कहीं भी लगता है कि लल्लन टॉप आपके साथ खड़ा हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज़, आपका अनुभव हमारे काम आ सकता है, अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोविड से इस लड़ाई में हीला हवाली हो रही है या कोई भी है जो हौसले का काम कर रहा है, आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपकी आवाज़ बनेंगे, क्योंकि पत्रकारिता का अर्थ यही है, जो सत्ता में है उनसे सवाल पूछना और जिनके लिए सवाल पूछने हैं उनके साथ खड़े रहना। अगर आप लल्लन टॉप की कोविड कवरेज से जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरह से, तो आप covidcare@lallantop.com पर अपनी बात कहिए। चलता हूँ, उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी कोविड से जुड़ी कुछ और कवरेज के साथ, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ, और जो टेम्पलेट मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, किस तरह से सोशल मीडिया पर पुकार लग रही है, उन सब के बारे में भी बताएंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप। चलता हूँ, खूब ख्याल रखिए अपना, बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए। शुभ रात्रि।